हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ क्लास 12 बायोलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 बायोलॉजी के अध्याय 1 से 3 तक, यानी कि चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक 8 बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न और उत्तर को बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले मैंने क्लास 12 बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताया है, ठीक है। उसमें मैंने आपको अध्याय 1 से अध्याय 5 तक जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन्हें मैंने आपको समझाया है, और बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं क्लास 12 बायोलॉजी से रिलेटेड, जिसका प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अध्याय 1 से 3 तक वो कौन से 8 महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न हैं जो कि बेसिक हैं। हम बेसिक से एडवांस तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने इन चैप्टर्स को पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तब भी इस वीडियो को देखना, क्योंकि आपको मैं जो क्वेश्चंस बताऊंगा वो आपको एक ही बार में आसानी से क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आगे अगर आप चैप्टर को पढ़ने वाले हैं तो भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ चुके हैं तो भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना कि इन सभी क्वेश्चन में से कौन से क्वेश्चन आपको पता है। देखिए, जनन किससे कहते हैं, यानी कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो हम किससे कहते हैं। तो इसका छोटा सा डेफिनेशन समझ लीजिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वह क्रिया जिसमें जीव, ठीक है। ये तो छोटा सा क्वेश्चन, अभी मैं आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो लास्ट तक देखते रहें। जीव अपने समान जीव की को उत्पन्न, ठीक है, करता है, क्या कहलाता है? जनन कहलाता है, ठीक है। जनन कहलाती है, यानी कि क्या कहा गया स्टूडेंट, ध्यान से पढ़िए कि वह क्रिया जिसमें जीव अपने समान जीव को उत्पन्न करता है जनन कहलाता है। यानी कि ऐसी कौन सी क्रिया है जिसमें कोई जीव है वो अपने समान जीव को उत्पन्न कर सके, उसी को हम लोग कहेंगे जनन, ठीक है। जैसे एक मनुष्य है, मेल और फीमेल, ये दोनों मिलकर जो है एक जीव का निर्माण करते हैं जो उन्हीं के समान होता है, उसे ही हम लोग कहेंगे जनन। अब जनन कितने प्रकार का होता है तो उसको हम नीचे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है, कौन कौन से जनन होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो आता है कि जनन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। अब जनन कितने प्रकार का होता है इसका भी आंसर हम लिख लेते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, जनन मेनली 2 प्रकार का होता है, ठीक है। या 3 प्रकार जो है कहीं कहीं होता है। तो देखिए, फर्स्ट जो है आपका वो है लैंगिक जनन, और सेकंड आपका है अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन। तो जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। एक होता है जो पौधों में होता है, वो होता है कायिक जनन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसको अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जा सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर को पढ़ा चुका हूँ, मानव जनन चैप्टर को भी पढ़ा चुका हूँ, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वो है कि बाह्य निषेचन किसे कहते हैं। यानी कि हमने निषेचन पढ़ा कि निषेचन क्या होता है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बाह्य निषेचन क्या होता है, ठीक है। तो बाह्य निषेचन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, बाह्य निषेचन नाम से ही पता चल रहा है, एक उदाहरण भी आपको देना है। तो नाम से पता चल रहा है वाह्य का मतलब बाहर। तो देखिए, वह निषेचन जिसके अंतर्गत प्राणियों में युग्मक संलयन जीव शरीर के बाहर संपन्न होता है, वाह्य निषेचन कहलाता है। युग्मक संलयन का मतलब निषेचन, या आप कह सकते हैं ऐसा निषेचन जिसके अंतर्गत जो प्राणी आते हैं वो निषेचन शरीर के बाहर करते हैं, यानी कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को हम बाह्य निषेचन कहते हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि वह निषेचन जिसके अंतर्गत प्राणियों में युग्मक संलयन जीव शरीर के बाहर संपन्न होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम उदाहरण भी समझ लेते हैं। तो उदाहरण यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, ठीक है। उदाहरण में हम क्या क्या लिखेंगे, तो उदाहरण में कुछ ऐसे प्राणी हैं जैसे है आपका शैवाल, ठीक है, शैवाल, मछलियाँ,
मछलियाँ, और आप लिख लें उभयचर शैवाल मछलियों उभयचरों में जो होता है वो वाह्य निषेचन होता है। ठीक है, वाह्य निषेचन होता है। तो वाह्य निषेचन का मतलब ये है कि जिसमें निषेचन अगर किसी प्राणी के शरीर के बाहर निषेचन होता है उसे हम कहेंगे वाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन का मतलब जो शरीर के अंदर संपन्न होता है, जैसे मनुष्यों में होता है, फीमेल्स में, ठीक है, जिसके अंदर जो है शुक्राणु और अंडाणु आपस में फ्यूजन करते हैं, निषेचन करते हैं, तो उसे हम कहेंगे आंतरिक निषेचन। तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हमारा आता है दूसरे चैप्टर का एक क्वेश्चन है, वो है कि आभासी फलों के दो उदाहरण लिखिए। यानी कि आभासी या हम उसे कह सकते हैं मिथ्या, इन फलों के दो उदाहरण आपको बताने हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आभासी जो फल होते हैं उसका जो एग्जाम्पल है बहुत ही सिंपल सा है, उसको आप अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते होंगे। तो देखिए क्या है, ये है आपका सेब, ठीक है, यानी कि एप्पल। उसके बाद में हमारा दूसरा है स्ट्रॉबेरी। ये दोनों जो होते हैं ये आभासी फल होते हैं। ठीक है, आभासी या वास्तविक फल होते हैं। तो आभासी फलों के दो उदाहरण लिखिए, सेब और स्ट्रॉबेरी, ये आभासी फल के उदाहरण हैं। चलिए अपना पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि भ्रूणपोष का विकास आवृतजीवी पौधों में किस प्रक्रिया फलस्वरूप होता है। यानी कि आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष किस प्रक्रिया के बाद बनता है, उसका विकास कब होता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जब निषेचन होगा तो आवृतजीवी पौधों में जो होता है वो द्विनिषेचन होता है। तो द्विनिषेचन, ठीक है, के पश्चात भ्रूणपोष का विकास होता है। ठीक है, भ्रूणपोष का विकास होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि भ्रूणपोष का विकास आवृतजीवी पौधों में द्विनिषेचन क्रिया के फलस्वरूप होता है। द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, इसको मैं डिटेल में आपको वीडियो बना चुका हूँ, आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, बस आपको पीछे शुभम लेक्चर लगा देना होगा, कोई भी टॉपिक आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आता है जो कि इसी चैप्टर से है, वो है कि जौ के या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। यानी कि हमें जौ या गेहूं के अगर 100 दाने बनाने हैं तो कितना अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो इसका सही आंसर होगा 125। ठीक है, हमने ऐसे ही लिख दिया है। आप लिख सकते हैं कि जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो 125 का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए हमारा सातवां क्वेश्चन आता है, वो क्या है कि लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन का नाम लिखिए। यानी कि जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा जो स्रावित हार्मोन्स होते हैं वो कौन से हैं। ठीक है, तो इनके नाम आपको लिखना है जो कि वृषण में पाए जाते हैं, टेस्टिस में पाए जाते हैं। तो देखिए लीडिंग कोशिकाएं, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन, ये एक हार्मोन है जो नर में होता है, मेल में, ठीक है, एवं एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती हैं। ठीक है, यानी कि लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। तो देखिए क्या है वृषण हार्मोन। तो लीडिंग कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं। लीडिंग कोशिकाएं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं वो किस हार्मोन का स्रावण करती हैं। तो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन, किसकी नियंत्रण में, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में। लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है जो कि हमारे इसी चैप्टर से है, वो देखिए क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि प्रसव क्या है।
प्रसव को प्रेरित कर में कौन कौन से हार्मोन शामिल होते हैं। यानी कि प्रसव क्या होता है, प्रसव को प्रेरित करने में कौन कौन से हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। प्रसव क्या होता है स्टूडेंट, जब बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, उसी जन्म के समय को हम कहते हैं प्रसव। देखिए क्या होता है प्रसव, गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भ से बाहर आना प्रसव कहलाता है। यानी कि गर्भकाल जब पूरा हो जाता है 9 मंथ का, ठीक है, तो गर्भकाल पूरा होने पर जब पूर्ण विकसित शिशु होता है या बच्चा होता है, वो जब माता के गर्भ से बाहर आता है तो उसी को हम कहते हैं प्रसव। अब देखिए इसके आगे आप 2 लाइन और लिख सकते हैं कि इस दौरान गर्भाशयी तथा उदरीय संकुचन होते हैं, वह गर्भाशय फैल जाता है जिससे गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है। यानी कि जब प्रसव होने की प्रक्रिया होती है तो गर्भाशयी उदरीय संकुचन गर्भाशय में होता है, ठीक है, और गर्भाशय फैल जाता है जिससे शिशु जो है गर्भाशय से बाहर आ जाता है, इसी को हम कहते हैं प्रसव। ठीक है, समझ में आया। तो प्रसव बहुत सिंपल सा है कि गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भ से बाहर आना प्रसव कहलाता है। यानी कि बच्चे का पैदा होना ही समझिए प्रसव है। ठीक है, आगे देखिए प्रसव को प्रेरित करने वाले कुछ हार्मोन होते हैं, जैसे है आपका ऑक्सीटोसिन, यानी कि ये प्रसव जो है जब होता है उसको प्रेरित करते हैं। ठीक है, दूसरा है एस्ट्रोजन, व तीसरा है कार्टिसोल। ये तीनों हार्मोन जो होते हैं ये प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन होते हैं। यानी कि इनकी सहायता से जो प्रसव होता है उसकी प्रक्रिया सरल हो जाती है। तो ये थे आपके 8 क्वेश्चन, वो भी 3 चैप्टर के। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर क्वेश्चन आंसर समझ में आ चुका हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।